नमस्कार मित्रों। भारतीय संविधान की कड़ी में भारतीय संविधान अनुच्छेदों से हकीकत तक की इस सीरीज में मैं आपके लिए आज फिर से हाजिर हूं। हमने पिछली 3-4 क्लासों में ये जाना कि भारतीय संविधान कैसे बना था और अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में क्या क्या है, इस भारतीय संविधान की विषय वस्तु क्या है। तो आप सारे मेरे साथ एकदम से कॉन्शियस माइंड से मेरे साथ यानी कि कुलदीप बागड़ी के साथ आप जुड़ जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। और पेन कॉपी भी अगर नहीं लेते हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूं, उस दौरान आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अब इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को सुनेंगे तो आपको संविधान जो है वो वैसे ही याद हो जाएगा। देखिए, हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व होने के कारण इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जो हमारा मूल संविधान था उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। हम इस पूरे संविधान को टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए मित्रों, आज हम जहां से हमारा संविधान शुरू होता है यानी कि प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे प्रीएम्बल के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रस्तावना क्या होती है, सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करें तो प्रस्तावना जो है, जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक के अंदर पहले पृष्ठ पर कुछ भूमिका लिखी हुई होती है और उस भूमिका को पढ़कर हम ये बता देते हैं कि ये इस पुस्तक का स्वरूप क्या है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, ये जो पुस्तक है इसमें कौन सी विषय वस्तु है। उन हम छोटे से पेज पर जो 10-12 लाइनें लिखी हुई होती हैं प्रस्तावना के रूप में, उद्देशिका के रूप में, उनको पढ़कर हम बता देते हैं। तो वैसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान का सार है और इसको पढ़ने से पता चल जाता है कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान की शक्ति किसमें मौजूद है। इसके अलावा और भी तमाम तथ्य जो संविधान से संबंधित है वो इससे हमें पता चल जाते हैं। देखिए, इस प्रस्तावना पे अगर हम चर्चा करते हैं तो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें प्रस्तावना से रिलेटेड एक प्रश्न आता है। देखिए, भारतीय संविधान में 2 ऐसे अध्याय हैं, एक तो ये प्रस्तावना और दूसरा मौलिक कर्तव्य, जिससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार प्रश्न नए सिरे से पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। हम पूरी प्रस्तावना पे 2 क्लासों के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। आज एक क्लास हो रही है, एक क्लास कल होगी और देखिए आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होगा। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हमें इस बात पे नजर डालनी होगी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है और क्या है प्रस्तावना। तो देखिए, इस प्रस्तावना की बात करें तो सामने मैंने प्रस्तावना लिखी है और आपको यह प्रस्तावना कंठस्थ याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसका भी मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि कई बार जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इनके शब्दों को लेकर पूछे गए हैं कि ये शब्द जो है वो कितनी बार आया है, या फिर प्रश्न पूछ लिया इन शब्दों का सही क्रम क्या है, या फिर प्रश्न पूछ लिया कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो वो तभी आप उसका उत्तर लिख पाएंगे जब आपको इस प्रस्तावना को कंठस्थ याद होगा। तो देखिए, इस प्रस्तावना पे बात करें तो इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंड एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपको यहां पर एक बात देखने के लिए मिली है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। हमारा संविधान जो है इतना बड़ा है, जिसमें भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया इसका उल्लेख सिर्फ एक जगह पर हुआ है और वह है प्रस्तावना की अंतिम लाइन। तो आपसे एक तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, इसका उल्लेख कहां पर है? तो वो उल्लेख कहां पर है? प्रस्तावना की अंतिम लाइन में है। देखिए, प्रस्तावना की अंतिम लाइन में कहा गया है कि इस संविधान को हमने, दिनांक बताई गई है 26 नवंबर 1949 को। देखिए, इसको हमने अंगीकृत कर लिया है। दूसरी बात, अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे हिंदी माह हैं, जो हमारे हिंदी महीने हैं, उसकी तारीख आपको दे सकता है। तो आपको बताना है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, यानी कि मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो विक्रमी संवत है ये हमारे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 57 साल आगे है, और इसलिए ये 2006 आ जाएगा, क्योंकि 49 पे हम 57 उस वक्त जो जोड़ेंगे तो 2006 आ जाएगा। तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये तिथि का उल्लेख कहां पर हुआ है? तो याद रखिए, तिथि का उल्लेख जो है वो प्रस्तावना की अंतिम लाइन में हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसकी विषय वस्तु क्या है। तो उससे पहले आप जल्दी से इस प्रस्तावना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ये बता देता हूं कि ये जो प्रस्तावना है इससे हमेशा प्रश्न आते हैं, और आपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनके पीछे भी इस प्रस्तावना को या मौलिक कर्तव्य है उनको आपने लिखा हुआ पहले भी पढ़ा है। और आज हम उसका पूरा अर्थ जानने के लिए क्या कि इस क्लास में जुड़े हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। उसके बाद में यह प्रस्तावना का अगला पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। अगर प्रस्तावना की विषय वस्तु की बात करते हैं तो प्रस्तावना में सबसे पहले संविधान का स्रोत बताया गया है, इसमें राज्य का स्वरूप की चर्चा की गई है, इसमें संविधान के उद्देश्य की चर्चा की गई है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संविधान के अंगीकृत होने की दिनांक की चर्चा भी इसी प्रस्तावना में की गई है। और इतना बड़ा संविधान है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसको हमने स्वीकार कर लिया था। इस बात का उल्लेख इतने बड़े संविधान में, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इतने बड़े संविधान में सिर्फ एक जगह इस बात का जिक्र हुआ है, और वो कहां हुआ है? प्रस्तावना की अंतिम लाइन में हुआ है। देखिए, इस प्रस्तावना के अंदर संविधान का स्रोत जो है वो भारत की जनता को बताया गया है, क्योंकि ये कहां से शुरू होती है? ये हम भारत के लोग, यानी कि शुरुआत में कहा गया है तो संविधान का स्रोत क्या है? इसमें भारत की जनता है और भारत के लोग हैं। देखिए, दूसरा आपको बता दें कि इसमें राज्य का स्वरूप, यानी कि भारत जो है उसका स्वरूप कैसा है? तो एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य इसका स्वरूप है।
हम इनके बारे में एक एक शब्द के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो क्या कि आप जान लीजिए कि ये 5 प्रकार का स्वरूप इसमें बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य जो है। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्वरूप जो है भारत का प्रस्तावना में नहीं बताया गया है। तो आपको पांचों बातें आपको याद रखनी है। मित्रों, आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं कि प्रस्तावना का हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं प्रस्तावना से हर बार प्रश्न आते हैं, और हर बार प्रश्न जो आते हैं वो नए सिरे से आते हैं, और हम पूरा डिटेल से इस प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अभी आप इतना ही याद रखिए कि राज्य का स्वरूप 5 प्रकार का बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इनके अर्थ क्या है ये भी हम इसी वीडियो में अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे, इसके अर्थों की। लेकिन अभी आप इसको ये याद रखिए। देखिए, इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य क्या है इसका, संविधान का, इस बात की चर्चा की गई है। तो पहला उद्देश्य है न्याय, और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से न्याय की बात जो है वो प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। एक तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अलावा विश्वास, और इसके अलावा धर्म और उपासना। इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये अभी प्रश्न पूछा गया था कुछ समय पहले कि कौन सी समानता का उल्लेख जो है, अभी शायद रीट में प्रश्न आया था थोड़े दिनों पहले कि कौन सी समानता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। तो देखिए, 2 ही प्रकार की समानता का उल्लेख जो है वो प्रस्तावना में हुआ है, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उस वक्त क्या कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर पाए। ग्राम सेवक में भी पूछा गया था ये प्रश्न जो है कि कौन सी समानता का उल्लेख जो है वो नहीं है। तो याद रखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लेख है, और याद रखिए भारतीय संविधान, भारतीय कल्चर ये कहता है कि बंधुता का उल्लेख भी इसमें हुआ है। संविधान के अंगीकृत होने की दिनांक भी इसमें है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो जल्दी से आप इस स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको पढ़िए अच्छे से, और आप जो है बाद में इसको आराम से अच्छी हैंड राइटिंग में जो है वो लिख लीजिए। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय इसके लिए देता हूं। उसके बाद हम आगे पे चलेंगे। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं इस प्रस्तावना की, तो आपको ही पता है भारत का संविधान, इसके बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है जब बनाया गया था तो तकरीबन 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, और उन देशों के संविधानों में जो अच्छाइयां थी उसको हमने अडॉप्ट किया, और जो बुराइयां थी उनमें उसका हमने अबेंडन किया। तो देखिए, हमने एडवांटेजेस उन संविधानों से लिए हैं, इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत संविधान जो है वो भारत का बनकर तैयार हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा कहां से मिलती जुलती है, वो ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती है। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा इस संविधान में हम भारत के लोग ये शब्द जो है वो कहां से लिया गया है, तो यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अटलांटिक चार्टर है उसकी उद्देशिका में एक शब्द है, वहां पे लिखा गया हम संयुक्त राष्ट्र के लोग या उसके समान है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि हम भारत के लोग, ये शब्द हमें कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अटलांटिक चार्टर से लिया गया है। इसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना में
आधुनिक विश्व की 3 महान क्रांतियां हुई। और आपको पता कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी? एक तो फ्रांसीसी क्रांति हुई, एक अमेरिकी क्रांति हुई और एक रूसी क्रांति हुई। उन तीनों क्रांतियों के उद्देश्य, उन तीनों क्रांतियों के का प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर पड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति से, तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं वो इस फ्रांसीसी क्रांति से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के अलावा, देखिए अमेरिकी क्रांति से बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शामिल किया गया है अमेरिकी क्रांति से। रूसी क्रांति से आर्थिक समानता को शामिल किया गया है। और आपको पता है रूस तो वैसे ही समाजवादी देश है और इस समाजवाद को बचाने के लिए रूस ने बड़ा संघर्ष किया है। शीत युद्ध इसी का ही परिणाम था, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी दुनिया चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और रूस जो है वो समाजवादी व्यवस्था चाहता था। और इसी पर एक वाक युद्ध चला 1991 तक, जिसको हम क्या कि शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वो जो समाजवादी जो विचार है, वो जो समाजवादी विचार है आर्थिक समानता का प्रतीक है। और रूसी क्रांति से हमने क्या लिया है? आर्थिक समानता को शामिल किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए एक ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप मानी जाती है। जब मैं आपको भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ाया था तब भी इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, और आज फिर कर रहा हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किसका परिवर्तित रूप मानी जाती है? तो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप मानी जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में भावी संविधान की रूपरेखा से संबंधित एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो आपसे एक तो यह प्रश्न आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। इस पर लगभग 40 दिन तक बहस हुई और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न कई बार आया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह भावी संविधान की रूपरेखा था। और प्रस्तावना क्या है? यह भी हमारे संविधान की रूपरेखा है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का शॉर्ट रूप था, यह भी संविधान का शॉर्ट रूप है, संविधान का सार है। इसलिए अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप मानी जाती है? तो आपको बताना है उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप जो है वो मानी जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये जो उद्देशिका है, उद्देशिका भी इस प्रस्तावना को बोलते हैं। ये संविधान निर्मात्री सभा जो है, हमारी जो संविधान सभा है, उसने 17 अक्टूबर 1948 को इसको अंतिम रूप से स्वीकार किया था। मित्रों, हम इस प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं और मैं सारे तथ्य आपके सामने कल की क्लास में लेकर आने वाला हूं। आज जो है हमने प्रस्तावना जो है इसको स्टार्ट किया है, कल इस प्रस्तावना को हम कंप्लीट जो है वो इसको पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आपको मैं स्क्रीनशॉट के लिए, देखिए आपने कहां तक ले लिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले वाले का आपने ले लिया था शायद, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। उसके बाद में इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैं बाकी सारे तथ्यों के साथ फिर से आपके सामने इस संविधान की प्रस्तावना को लेकर हाजिर होऊंगा। और याद रखिए, हम संविधान अनुच्छेदों से हकीकत तक पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं पुनः आपका अभिवादन करता हूं। एक बार मैं केबीएम परिवार से जुड़ने के लिए आपका क्या कि बहुत बहुत आभार। आप हमसे जुड़े रहिए और जब तक सफल नहीं हो तब तक आप क्या कि आपको मेहनत करनी है, क्योंकि हम थकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं और हम क्या कि तब तक नहीं थकेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, अब ठहरने का काम कैसा। कि लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, अब ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। पथ में पथिक विश्राम कैसा। पथ में पथिक विश्राम कैसा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।